ये पूछने के बाद कि क्या उसे कुछ और जानने की जरूरत है, पत्र खोलने पर एक अप्रत्याशित नाम उसकी नजर में आता है। नरवियन की माँ। वह सोचता है कि अनास्तासिया एक विवाहित महिला को निमंत्रण क्यों भेजेगी और यहाँ तक कि नरवियन भी 2 साल पहले उनकी शादी के बाद से उलझन में है। अनास्तासिया हमेशा अप्रत्याशित रही है। कौन जानता है कि वह अब क्या साजिश रच रही होगी। उस समय उसने अपनी सभी योजनाओं के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन उसके हाल के कार्यों से विल्हेम के लिए ये समझना मुश्किल है कि क्या हो रहा है। विल्हेम को अब यह नहीं पता कि स्थिति को क्या समझा जाए। जब उसने उसे स्मारक सेवा में देखा तो उसके चेहरे पर भी एक अजीब भाव था, जैसे कि वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति हो। इस सब से तंग आकर वह नरवियन को आंतरिक महल और वेलेंस के घर में होने वाली किसी भी योजना पर नजर रखने का आदेश देता है। वह भी जानना चाहता है। चाय पार्टी में होने वाली घटनाओं के बारे में चिंतित नरवियन बताते हैं कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि विल्हेम उन्हें अपनी मां से पूछने के लिए कहते हैं जिन्हें निमंत्रण मिला था, जिस पर नरवियन अनिच्छा से चाय पार्टी के दिन सहमत होते हैं। अनास्तासिया अपनी उपस्थिति के लिए तैयार होती है, हालांकि वह अभी भी इस बारे में थोड़ा चिंतित है कि विल्हेम उसके कार्यों को कैसे बाधित कर सकता है। वह जानती है कि उसे वर्तमान में इस कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना है। नौकरों से पूछने के बाद कि क्या सब कुछ तैयार है, वह अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती है क्योंकि वह कार्यक्रम स्थल की ओर चलती है। सभी की नजरें उस पर होती हैं और सभी महिलाएं उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ बधाई देती हैं। अपेक्षित रूप से उनके स्पष्ट हृदय परिवर्तन की प्रामाणिकता के बारे में प्रश्न उठते हैं। उपस्थित लोगों के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त करने के बाद वह बताती है कि चाय पार्टी का उद्देश्य उन्हें अपनी अधिकांश निजी वस्तुओं को खरीदने का अवसर प्रदान करती है। वह चाहती है कि वे अनुभव करें कि उनके समान ही उत्कृष्ट होने का क्या अनुभव होता है। पीढ़ियों से महारानी को फैशन का अग्रदूत माना जाता रहा है। चाहे वे कोई भी वस्तु चुने, साम्राज्य की प्रत्येक महिला तुरंत उसका अनुसरण करना चाहती है। हालांकि एक कानून है जो किसी को भी महारानी के समान कपड़े बनाने या पहनने से रोकता है। अब चूंकि यह नीलामी खुली है, ये कुलीन महिलाओं को ऐसे विशेष वस्तुओं के मालिक होने का अवसर प्रदान करती है। अनास्तासिया ने मैरियन नवोन को इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि फैशन में उनकी रुचि की कमी के बावजूद वह इन वस्तुओं को बिना किसी देरी के मूल्यवान निवेश के रूप में देखती हैं। अनास्तासिया ने आधिकारिक तौर पर नीलामी खोली। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हेलेना और अनास्तासिया ने अपनी कमाई गिनना शुरू कर दिया। हेलेना ने वास्तव में नीलामी आयोजित करने का महारानी का शानदार विचार। अनास्तासिया ने वास्तविक दुनिया के बाजारों के बारे में जो सीखा था उसका लाभ उठाया। वे चर्चा करते हैं कि नीलामी के दौरान कुलीन महिला का व्यवहार कितना अप्रत्याशित रूप से तीव्र था। जब वे उसके कपड़े हासिल करने के लिए होड़ कर रहे थे, फिर भी यह एक जीत वाली स्थिति थी क्योंकि अनास्तासिया ने इससे पर्याप्त आय अर्जित की थी। हेलेना पूछती है कि क्या अनास्तासिया जल्द ही एक और नीलामी आयोजित करने की योजना बना रही है। महारानी बताती हैं कि वह ऐसा करेगी, लेकिन उन्हें उन महिलाओं के बारे में विशेष रूप से समाचार फैलने तक प्रतीक्षा करनी होगी जो निस्संदेह उसके कपड़े पहनेंगी। जैसे ही उनकी बातचीत समाप्त होती है, अनास्तासिया विषय बदलती है और कहती है कि वह कुछ स्थानों पर जाना चाहती है। हेलेना उसे दी गई सूची को पढ़ती है और अधिक चिंतित हो जाती है। हेलेना अनास्तासिया को चेतावनी देती है कि उसकी यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन अनास्तासिया उसे आश्वस्त करती है कि साम्राज्य में कोई भी बिना देरी किए उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। अनास्तासिया अपनी यात्रा शुरू करने के लिए रात के अंधेरे में एक गाड़ी
में सवार होती है। एक अकेला शार्क एक महिला मिसेस सेनल को परेशान करता है ताकि वह अपने मूल रूप से उधार ली गई राशि का 20 गुना ऋण चुका सके। ये देखते हुए कि वो मौके पर इतनी बड़ी राशि का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, वह व्यक्त करता है उसकी इच्छा उन बच्चों को लेने की है जिनकी वो देखभाल कर रही है। मिसेस सेंटल गुस्से से विरोध करती है, लेकिन वह आदमी नहीं सुनता है। वो बच्चों को उसके चंगुल से छड़ाने के एक हताश प्रयास के रूप में जबरदस्ती उनसे दूर ले जाता है। मिसेस सेंटल अकेले शार्क की बांह काट लेती है। वो जवाबी कार्रवाई करने ही वाला होता है कि आशा आ जाती है। वो महारानी होती है। महारानी तुरंत उस आदमी को पकड़ने का आदेश देती है और उसे राजधानी में मुकदमे के लिए बंद कर देती है। अंततः सुरक्षित, मिस एसेन महारानी के हस्तक्षेप के लिए आभारी होकर रोने लगती है। जैसे ही सभी लोग शांत हो जाते हैं, महारानी सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वो मिस एसेन की उपकारकर्ता बनना चाहती है। ओह, अनास्तासिया का दिल मुझे प्रभावित करना जारी रखता है। उसने सुना है कि मिस सेंटल अनाथ बच्चों को अपने पास ले रही है। उनकी देखभाल एक अनाथालय के कामकाज के समान है, कुछ ऐसा जो रोसेनबर्ग के पास वर्तमान में उसके पिछले जीवन में नहीं है। महारानी और सम्राट रोसेनबर्ग का पहला अनाथालय स्थापित करने में सक्षम थे। अनाथालय स्थापित करना बच्चों और साम्राज्य दोनों के लिए जीत की स्थिति होगी। वर्तमान में बच्चों की देखभाल की जाएगी और साम्राज्य के लिए वे सड़क पर रहने वालों की संख्या कम कर देंगे और सुरक्षा में सुधार करेंगे। महारानी के इरादे सुनकर मिस एसेन बेहद आभारी हो जाती हैं। शुरू में उन्होंने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही ऋण लिया था, यह नहीं जानते हुए कि यह पहले से ही आपदा का कारण बन जाएगा। इसलिए महारानी ने उनकी वकालत और अनाथों की देखभाल करने और यहाँ तक कि हर चीज को वित्तपोषित करने की पेशकश की। उन्हें लगता है कि महारानी के जाने से पहले उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। वो कुछ समय के लिए बच्चों के साथ घूमना चाहती हैं। क्षेत्र जब वो इंतजार करती है, आखिरकार उसके पास बाहर एक खूबसूरत बगीचा है। बगीचे के बाहर अनास्तासिया की सांसें थम सी जाती हैं। फूल और परिदृश्य उसे काफी शांति का एहसास कराते हैं, जिससे वह हाल ही में अपने जीवन पर विचार करती है। उसे अतीत में पुनर्जन्म लिए हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ है और फिर भी वो हमेशा की तरह व्यस्त है। उसे यकीन है कि वो विलियम और उसके कर्मचारियों को बच्चों के मामले को संभालने दे सकती थी, लेकिन अब समय अलग है। वो किसी भी कीमत पर विलियम के साथ शामिल नहीं होने का दृढ़ निश्चय कर चुकी है। 1 साल में मूल महिला मुख्य भूमिका में दिखाई देगी और अनास्तासिया को महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह विचार उसे उत्तेजित करता है क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में सोचती है कि वो महारानी नहीं होगी। शायद वह अंततः अनाथालय के लिए एक चैरिटी स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करेगी। शायद एक स्कूल भी। जब अनास्तासिया लाल गुलाबों को खिलते हुए देखती है तो उसकी सोच में खलल पड़ जाता है। यह उसे उस समय की याद दिलाता है जब वो और विलियम बच्चे पैदा करने के बारे में बात करते थे। अगर उनकी कभी बेटी होती तो वो उसका नाम रोज रखती। विलियम के साथ बिताए समय को याद करके उसका दिल दुखता है, खासकर इसलिए क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। बस इसके बारे में सोचने से वह रोने लगती है। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वो फिर से उसके साथ रहने के लिए तरसती है। वो विचलित होकर गलती से अपनी उंगलियों को गुलाब के कांटों पर चुभो देती है। उसकी उंगलियों से खून टपकने लगता है। वो उम्मीद नहीं करती है कि विलियम कहीं से प्रकट हो जाएगा। वो उसके पास दौड़ता हुआ जाता है, उसके रोते हुए चेहरे को अपने नाजुक हाथ से सहलाता है। वो उसके घाव पर पट्टी बांधने के लिए अपने रुमाल का उपयोग करता है। उसकी निगाहें उसके चेहरे से कभी नहीं हटती हैं और उस पल में जब सूरज उनके पीछे जाता है,
अनास्तासिया को लगता है कि वे एक बार फिर से एक जोड़ा हैं। क्या हमें आखिरकार अपना धीमा धीमा रोमांस मिल रहा है? विलियम उत्सुक है कि अनास्तासिया को राजधानी से बहुत दूर एक ग्रामीण गांव में क्या लाता है। वो उसे मिसेस सिनल के बारे में बताती है, ये देखते हुए कि व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने जाना अपनी सच्ची प्रशंसा व्यक्त करने के लिए। उसी तरह अनास्तासिया उसके प्रश्न का उत्तर देती है कि साम्राज्य का बेटा गांव में क्यों आया है। वो उसके अधिकार के कारण यहाँ नहीं हो सकता है। जाहिरा तौर पर विलियम साम्राज्य के ग्रामीण भागों का निरीक्षण कर रहा था और इस गांव में अनास्तासिया से मिलना एक संयोग के अलावा और कुछ नहीं है। निश्चित रूप से विलियम, ये सुनकर अनास्तासिया आश्वस्त हो गई है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ कोई शूरवीर नहीं है। विलियम उसे बताता है कि उसने शूरवीरों